हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो बेटा आज से हम लोग अपने सीटेट की क्लास का शुभारंभ करेंगे। यूपी टेट अभी अभी आप लोग देकर आए हैं, तो जो बच्चे सीटेट देने के इच्छुक हैं वो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़े। सीटेट कोई रटने वाली परीक्षा नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच और समझ पर आधारित है। तो हम सभी लोग कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ PYQs और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। क्लास में हमेशा आप लोग अपनी सक्रियता को बनाए रखिएगा और अपने प्रश्नों को बेझिझक होकर पूछिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति का सही वर्णन है। इसका ऑप्शन है कि यह एक बहुत ही सरल विषय है, यह केवल संख्याओं का अध्ययन है, यह तार्किक, सटीक और अमूर्त है, यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आंसर आप लोग करते रहिएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। कह रहा है कि यह एक बहुत ही सरल विषय है। अब ये कहना कि यह बहुत सरल है या बहुत कठिन है, यह तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। यानी किसी के लिए गणित बहुत ही आसान विषय है और किसी के लिए गणित बहुत ही कठिन विषय है। तो यह बहुत ही सरल है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अब आप ही लोग देखिएगा कि आप में से किसी के लिए गणित बहुत ही आसान विषय होगा और किसी के लिए बहुत ही कठिन विषय होगा। यानी यह कहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। गणित की प्रकृति का यह सही वर्णन नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन बी कह रहा है कि यह केवल संख्याओं का अध्ययन है। गणित संख्याओं का अध्ययन तो है, लेकिन केवल संख्याओं का अध्ययन कहना भी यह ठीक नहीं है। अब आप लोग देखिएगा, क्या गणित में केवल संख्याओं का ही अध्ययन होता है? जी नहीं, गणित में क्या होता है, जैसे आकृतियां हो गई। आप लोग ज्यामिति पढ़ते हैं ना, तो ज्यामिति में आकृतियां आती हैं, यानी आकृतियों का अध्ययन होता है, संबंध का अध्ययन होता है, संरचनाएं होती हैं, जो संरचनाएं जैसे पैटर्न हो गया, डेटा विश्लेषण हो गया, तो आदि चीज़ों का जो है यहाँ अध्ययन होता है। तो केवल शब्द कहना यह एक गणित को यह सीमित बना देता है। केवल शब्द गणित को सीमित बना देता है। तो संख्याओं का अध्ययन तो है, लेकिन केवल संख्याओं का अध्ययन नहीं है, क्योंकि इसमें आकृतियां, संबंध, संरचनाएं, पैटर्न, डेटा विश्लेषण आदि चीजें भी शामिल होती हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए सही नहीं है। अब ऑप्शन सी देखते हैं। कह रहा है कि यह तार्किक, सटीक और अमूर्त है। अब यहां से देखिए, तार्किक, आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि गणित विषय जो है वो तर्क पर आधारित होता है। यानी अगर आप लोग गणित में कोई भी गणितीय निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो वह तर्क और प्रमाण पर आधारित होता है। जैसे अगर आप गणित के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं तो बिना तर्क के आप कैसे सॉल्व कर लेंगे? जब आप लोग तर्क निकालते हैं, मतलब तर्क लगाते हैं, तभी तो उस सवाल को हल कर पाते हैं। तो गणित की प्रकृति में तर्क बहुत ही आवश्यक है, यानी बिना तर्क के ये सवाल या कुछ भी करना गणित में संभव नहीं है। आगे है सटीक। सटीक का मतलब होता है कि इसमें गलती की बहुत ही कम गुंजाइश होती है, बिल्कुल ना के बराबर। जैसे अगर आप लोग a + b का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं और आपको a² + b² + 2ab पता है, तो इसमें आप क्या ही गलती करेंगे? यानी गलती की कम गुंजाइश होती है, बिल्कुल ना के बराबर। और इसके नियम और परिणाम एकदम निश्चित होते हैं। जैसे ये देखिए, a + b = b + a। अब इसमें आप लोग जैसे a = 2 और b = 3 रख लें, तो यहाँ से 3 + 2, यहाँ देखिए ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा। यानी परिणाम इसके निश्चित होते हैं। नियम और परिणाम जो है दोनों बिल्कुल निश्चित होते हैं। अब बात करते हैं अमूर्त की। तो गणित जो है वो अमूर्त है। यानी जैसे अभी आप लोग देखिएगा कि आधार की घात 0 होने पर मान 1 आता है। जैसे यहाँ मान लीजिए आधार x है, इसकी घात 0 रखने पर इसका मान 1 आता है। ये तो आप सभी को पता होगा कि आधार की घात 0 रखने पर मान 1 आता है। तो ये अमूर्त है। अमूर्त का मतलब कि
जो हमें दिखाई न दे, यानी x के पावर 0 है, इसका मान 1 है, ये अमूर्त है। और अगर इसकी व्याख्या हम लोग कर दें, यानी x की पावर 0 बराबर 1 आया कैसे, अगर हम लोग इसकी व्याख्या कर दें तो ये कैसा हो जाएगा, फिर ये मूर्त हो जाएगा। तो यह तार्किक, सटीक और अमूर्त है। तो गणित की प्रकृति का सबसे सही वर्णन यही है कि गणित एक तार्किक विषय है, यानी लॉजिकल है, सटीक है, गलती की गुंजाइश नहीं होती, नियम और परिणाम बिल्कुल निश्चित होते हैं, और अमूर्त होती हैं। जैसे यहाँ देखिए x की पावर 0 बराबर 1, ये अमूर्त है। जब इसकी व्याख्या हम लोग कर देंगे तो यह मूर्त हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति का दृष्टिकोण जैसा होगा मैथ वैसा ही होगा, बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ देखिए, अगर आप लोग 2 + 2 बराबर 4 है, यहाँ 2 + 2 बराबर 4 होता है, तो ये सभी के लिए 2 + 2 बराबर 4 होगा, और हर जगह 2 + 2 बराबर 4 होगा। ऐसा है नहीं कि जैसे किसी का व्यक्तिगत दृष्टिकोण कुछ अलग है तो वह 2 + 2 बराबर 5 कर लेगा, बिल्कुल नहीं। ये 2 + 2 5 नहीं होगा, 2 + 2 4 होता है। यह सार्वभौमिक सत्य है, यह हमेशा ही 2 + 2 बराबर 4 होगा। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी गणित की प्रकृति का सबसे सही वर्णन कौन सा है, ऑप्शन सी, यह तार्किक, सटीक और अमूर्त है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि गणित की जानकारी किस रूप में सटीक और व्यवस्थित होती है। ऑप्शन ए है, इसे एक बार सीखने के बाद आसानी से भुलाया जा सकता है। ऑप्शन बी है, इसे सार्वभौमिक रूप से मान्य नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी है, इसके नियम और समीकरण सार्वभौमिक होते हैं। ऑप्शन डी है कि इसमें से कोई नहीं। अब इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए से देखते हैं कि इसे एक बार सीखने के बाद आसानी से भुलाया जा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि गणित को अगर आप लोग एक बार सीख लिए तो यह आसानी से भूल जाएगा। भूलना जो है वो मानव का स्वभाव होता है। ये कोई किसी विषय की कोई प्रकृति नहीं है कि अगर आप लोग उसको सीख लिए तो भूलना तय है, नहीं। यह जो है मानव का स्वभाव होता है, याद रखना और भूलना। तो गणित एक बार सीखने के बाद आसानी से भुलाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन बी है कि इसे सार्वभौमिक रूप से मान्य नहीं किया जा सकता। क्यों भाई सार्वभौमिक रूप से मान्य नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से आप लोग देखिए, यदि आप लोग कोई गणितीय सिद्धांत, जैसे कोई मान लीजिए सिद्धांत हुआ, कोई गणितीय सिद्धांत अगर आप लोग भारत में खोज रहे हैं, मान लीजिए भारत में कोई गणितीय सिद्धांत खोजा गया, तो वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, या दुनिया के किसी भी कोने में वो उतना ही मान्य होगा जितना कि वो भारत में मान्य है। तो सार्वभौमिक का मतलब होता है कि यूनिवर्सल, यानी जो चीज़ भारत में है वह बाकी देश में, या फिर आप कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में उसका उतना ही मान्य होगा जितना कि हमारे भारत में है। तो सार्वभौमिक रूप से मान्य है, नहीं है का मतलब ही नहीं है। आगे है कि इसके नियम और समीकरण सार्वभौमिक होते हैं। देखिए बिल्कुल सत्य है, इसके नियम और समीकरण सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, यानी गणित के जो नियम हैं और जो समीकरण है वो जो भारत में है वही बाकी देश या दुनिया के किसी भी कोने में भी वही होगा। अब जैसे आप लोग देखिए, कोई नियम है या कोई सूत्र है, तो जो सूत्र भारत में है वही सूत्र हर जगह है। समय या स्थान बदलने पर, जैसे अगर आप लोग समय बदल दें या स्थान बदल दें, तो ऐसा है नहीं कि गणित के जो सिद्धांत हैं या जो प्रमेय है वो बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, जैसे ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। अब यह जो भारत में है वही बाकी देश में भी होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत छोड़कर अगर आप लोग इंग्लैंड चले गए तो ये पाइथागोरस प्रमेय बदल जाएगा। यानी स्थान, समय या परिस्थिति बदलने पर भी ये सारी चीज़ें, नियम और परिणाम ये बदलते नहीं हैं, ये सार्वभौमिक सत्य होते हैं।
जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि 2 + 2 4 होते हैं, तो चाहे आप स्थान बदल दीजिए, चाहे आप समय बदल दीजिए, चाहे आप परिस्थिति को बदल दीजिए, लेकिन 2 + 2 4 होता है। तो ये हर जगह 2 + 2 4 होगा, यानी यह सार्वभौमिक सत्य है। तो गणित की जानकारी के लिए सबसे सटीक और व्यवस्थित कौन सा है कि इसके नियम और समीकरण सार्वभौमिक होते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर 3 कह रहा है कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा, आप लोग सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, ये वृत्त का केंद्र है। अब प्रश्न में कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त के केंद्र से जो रेखा गुजरती है वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी इससे बड़ी जीवा नहीं हो सकती एक वृत्त में। तो वृत्त के केंद्र से जो रेखा होकर गुजरती है वो रेखा आप सभी को पता है कि उसे हम लोग व्यास कहते हैं, यानी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं, और वृत्त के केंद्र से जो रेखा गुजरती है वो हमारी सबसे बड़ी जीवा होती है। तो प्रश्न में सबसे बड़ी जीवा पूछा है, तो जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो हमारी व्यास हो जाएगी। त्रिज्या की बात करें तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या होती है, यानी ये वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी यही हमारी त्रिज्या होती है, और परिधि तो यही वृत्त के बाहरी वाला घेरा जो होता है वही हमारा परिधि होता है। तो प्रश्न में पूछा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा हमारी क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घन के फलक, किनारे और शीर्ष की संख्या क्रमशः कितनी होनी चाहिए। क्रमशः का मतलब सबसे पहले फलक, फिर किनारा और उसके बाद शीर्ष। तो अब आप लोग पहले फलक देखिए, यहां से पहले फलक देखिए। तो एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब 6 फलक कैसे होते हैं, तो घन का जो बाहरी सतह होता है, यानी ये देखिए, जैसे ये हम लोग एक घन बना लिए, ये हम लोगों का घन हो गया। अब घन का जो बाहरी सतह होता है, यानी ये जो वर्गाकार सतह होता है, यही हमारी फलक होती है। जैसे आप लोग लूडो देखते हैं ना, पासा, उसमें 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं, तो वैसे ही इसमें भी कुल समतल 6 फलक होती है। जैसे यहाँ से देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये नीचे वाला 3 हो गया, इधर 4, इधर 5, और इसके पीछे वाला 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 6। जैसे लूडो में, लूडो वाली गोटी देखते हैं आप लोग ना, तो लूडो की गोटी में जो लूडो डाइस होता है उसमें 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं, वही हमारा घन है। तो एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। आगे पूछा है किनारा, आगे क्या पूछा है, किनारा कितना होता है, तो किनारा 12 होता है। अब 12 कैसे होता है, जहां 2 फलक, यानी जहां 2 फलक आपस में मिलती हैं वही हमारा किनारा होता है। अब जैसे यहाँ से देखिए, ये आगे वाला फलक और ये ऊपर वाला फलक, ये जहां मिल रहा है, यानी ये रेखा जो होती है यही हमारा किनारा होती है। तो एक घन में ऐसी कुल 12 सीधी रेखाएं होती हैं। अब यहाँ से देखिए, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 आगे हुआ, 4 पीछे हुआ, 4 4 8, ऐसे ही 4 ऊपर हुआ, 4 नीचे हुआ। तो एक घन में जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं। आप सीधे सीधे ये देखिएगा कि जहाँ 2 फलकियाँ आपस में मिलती हैं, जो 2 फलक आपस में मिलती है, यानी 2 सतह जहां आपस में मिलेगी उसे किनारा कहते हैं। आप लोग अपने रूम में अगर बैठे होंगे तो रूम में देखिएगा, जहां 2 फलक मिल रही हैं वहां एक किनारा होगा। आप लोग काउंट करके देखिएगा तो वहां पर 12 किनारा होगा। अब आगे बात करते हैं शीर्ष की। तो शीर्ष मतलब कोना, तो कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, यानी जहां 3 किनारे एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, जैसे ये 1 2 और 3, ये 1 2 और 3 किनारे जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोना कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 और नीचे 1 2
3 4। तो कोने कुल कितने हो गए, यानी शीर्ष हमारे पास कुल कितने हो गए, 8 शीर्ष हो गए। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि फलक, किनारे और शीर्ष की संख्या क्रमशः, तो 6, 12 और 8। तो 6, 12 और 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्रमशः लिखा है, क्रमशः का मतलब सबसे पहले हमें फलक की संख्या बतानी है, उसके बाद किनारे की संख्या बतानी है और फिर लास्ट में शीर्ष की संख्या बतानी है। तो 6, 12 और 8 ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का वर्णन सही ढंग से करता है। अब ऑप्शन कह रहा है कि यह संख्याओं का अध्ययन है, ऑप्शन बी कह रहा है कि यह मात्रा, आकार और स्थानिक संबंधों का विज्ञान है, सी कह रहा है कि यह रटने का विषय है और डी कह रहा है कि यह केवल गणितज्ञों के लिए है। अब इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, कह रहा है कि यह संख्याओं का अध्ययन है। गणित संख्याओं का अध्ययन तो है, लेकिन सिर्फ संख्याओं का अध्ययन नहीं है। मैंने आपको अभी पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया ना कि गणित जो है वह संख्याओं का अध्ययन तो है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ संख्याओं का अध्ययन नहीं है। इसमें जो है आकृतियाँ, डेटा, तर्क भी शामिल होते हैं। यानी गणित संख्याओं का अध्ययन है ये तो कहना ठीक है, लेकिन इसमें जो आकृतियाँ आती हैं और डेटा विश्लेषण आता है, वो सारी चीज़ें आती हैं, तो केवल संख्याओं का अध्ययन कहना गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी पर चलते हैं कि यह मात्रा, आकार और स्थानिक संबंधों का विज्ञान है। अब यहाँ से देखिए, गणित जो है वो हमें वस्तुओं के परिमाण यानी मात्रा, उसकी बनावट यानी जो आकार दिया है यानी उसकी बनावट, और स्थानिक संबंध का मतलब होता है कि वे स्थान में कैसे व्यवस्थित हैं, वही उसका स्थानिक संबंध होता है। यह सब तार्किक रूप से हमें सिखाता है, यानी गणित जो है वह किसी वस्तु का परिणाम, उसकी बनावट और वे मतलब स्थान में कैसे व्यवस्थित हैं, इन सभी चीज़ों का हमें अध्ययन कराता है। तो गणित की प्रकृति का सबसे सही वर्णन ऑप्शन बी हो जाएगा कि यह मात्रा, आकार और स्थानिक संबंधों का विज्ञान है। अब ऑप्शन सी देखिए, कह रहा है कि यह रटने का विषय है। तो गणित रटने का विषय थोड़ी ना है, यह समझने का विषय है, यानी सूत्रों को लागू कैसे करना है, अपने तार्किक सोच को बढ़ाना है, तो यह रटने का विषय नहीं है। आगे कह रहा है कि यह केवल गणितज्ञों के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जो गणितज्ञ हैं सिर्फ वही गणित पढ़ सकते हैं, गणित तो सब लोग पढ़ सकते हैं, यह एक सार्वभौमिक विषय है। अब आम जीवन के जो रोजमर्रा के काम हैं, जैसे पैसों का हिसाब करना, समय देखना, किसी चीज़ को मापना, तोलना, तो गणित जो है वो हर व्यक्ति इसका उपयोग करता है। ये कहना ठीक नहीं है कि यह सिर्फ गणितज्ञों के लिए उपयोग में है, क्योंकि इसका उपयोग जो है गणित का वह हर व्यक्ति करता है। गणित एक सार्वभौमिक विषय है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये बहुत ही सिंपल सवाल है कि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दे रहा है। सबसे पहले हमें उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं, हमने मान लिया कि भुजा जो है, हमने मान लिया कि भुजा ए है। अब शुरुआत में जो भुजा है वो ए है, तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर। आगे कह रहा है कि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है, यानी ये जो भुजा ए थी इसको हम लोग बढ़ाकर जब 2 गुना कर दिए, यानी इस भुजा को जब 2 गुना कर दिए तो ये 2a हो गया। अब हमारा नया भुजा जो बनकर आया है वो कितना आया है, 2a। 2a कैसे आया, प्रश्न में दिया है कि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जा रहा है, यानी ये जो वर्ग की भुजा हमें a, ये हम जो पहले माने हुए थे कि माना भुजा बराबर a है, इसको हम लोग 2 गुना कर रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है कि भुजा को 2 गुना कर दिया है,
तो 2 गुना करने के बाद ये 2a हो जाएगा। तो अब उसका क्षेत्रफल जो निकलेगा, अब इसके बाद हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, यानी जो नए भुजा का क्षेत्रफल है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास निकल कर कितना आ जाएगा, भुजा का वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो नया भुजा हमारे पास कितना आ गया है 2a, यानी 2a का वर्ग हो जाएगा। ये 2a का वर्ग कैसे हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो स्टार्टिंग में भुजा हमने a माना था, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया a स्क्वायर। अब जब हम लोग भुजा को 2 गुना कर दिए हैं तो भुजा हमारे पास आ गई है 2a। अब वापस से जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब यहाँ से a स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो भुजा है वो 2a है, तो 2a का मतलब 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये 2 दूना के 4a स्क्वायर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने गुना है, यानी ये जो स्टार्टिंग में वर्ग का क्षेत्रफल है और जो 2 गुना करने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, ये पूछ रहा है कि पहले वर्ग के क्षेत्रफल से यह कितने गुना है। तो यहाँ देखिए ये a स्क्वायर है और यहाँ भी ये a स्क्वायर है, आगे 4 है, यानी यह जो है 4 गुना बड़ा है। ये प्रश्न में देखिए कह रहा है ना कि कितने गुना है, उसका क्षेत्रफल कितने गुना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल स्टार्टिंग में a स्क्वायर निकला और 2 गुना भुजा करने के बाद नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला 4a स्क्वायर, यानी इसका 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि 2D और 3D आकृतियों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। यहाँ देखिए 2D और 3D के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। कह रहा है कि 2D में केवल लंबाई होती है, यह 2D आकृतियों का कोई क्षेत्रफल नहीं होता। 3D आकृतियां पूरी तरह से सपाट होती हैं। 2D में 2 आयाम लंबाई और चौड़ाई और 3D में 3 आयाम यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों होते हैं। तो यहाँ से देखिए ये प्रश्न दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। तो यहाँ से देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 2D में केवल लंबाई होती है, तो आप लोग क्या देखिएगा कि 2D में केवल लंबाई नहीं होती है, 2D में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं। यानी 2D आकृतियां जितनी भी होती हैं तो 2D आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। 2D आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, 2D आकृतियों में जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, तो ये सब हमारी 2D आकृतियां होती हैं। तो 2D आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं। 2D आकृतियों का क्षेत्रफल नहीं होता, क्यों भाई, वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज इन सब का क्षेत्रफल तो निकलता ही है, तो 2D आकृतियों का क्षेत्रफल होता है। यानी ये भी गलत हो गया। आगे कह रहा है कि 3D आकृतियां पूरी तरह से सपाट होती हैं, तो 3D आकृतियां पूरी तरह से सपाट नहीं होती हैं, वो स्थान घेरती हैं। जैसे अभी आप लोग ये घन देखिए, जैसे ये घन है, ये घन है, तो क्या ये सपाट थोड़ी ना होता है, ये स्थान घेरता है। यानी 3D आकृतियां जो है वो सपाट होती हैं, ये गलत है। 3D आकृतियां सपाट नहीं होती, 2D आकृतियों का क्षेत्रफल होता है, और यहाँ लिखा है नहीं होता। 2D में केवल लंबाई होती है, नहीं, 2D में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं। यहाँ देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी कह रहा है कि 2D में 2 आयाम यानी लंबाई और चौड़ाई, और 3D में 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, क्या यह त्रिभुज संभव है। अब ऑप्शन कह रहा है कि यह एक समकोण है, ऑप्शन बी कह रहा है कि यह एक विषमबाहु है, ऑप्शन सी कह रहा है कि क्योंकि इसकी माप बहुत छोटी है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि नहीं, यह त्रिभुज संभव नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का नियम जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, त्रिभुज का नियम। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए
किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई, जैसे ये कोई ए बी सी, ये हमारे पास कोई तीन भुजा है। अब त्रिभुज का नियम ये कहता है कि त्रिभुज बनने के लिए किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग, जैसे यहाँ से देखिए अगर ए प्लस बी किसी भी दो यानी किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग जो है वो तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब कि दो भुजाओं का योग जो है वो उससे जो है तीसरी भुजा बड़ी होनी चाहिए। ए प्लस बी जो है वो सी से छोटा होना चाहिए, यानी दोनों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न में दिया है 3, 4 और 7, तो अगर 3 + 4 करें तो क्या यह सी और ये 7 जो है सी है इससे बड़ा है? नहीं, 7 और 7 आपस में बराबर हो गए। तो जो त्रिभुज का नियम है ये 3, 4 और 7 संख्या त्रिभुज के नियम का ही पालन नहीं कर रही है, यानी यह त्रिभुज ही संभव नहीं है। तो यह समकोण विषमबाहु ये सब कैसे बनाएगा? समकोण का मतलब होता है कि a² + b² बराबर c²। ये समकोण त्रिभुज की पहचान है कि कर्ण का वर्ग जो है वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, तो यहाँ 3, 4 और 7 अलग अलग माप की तो हैं, विषमबाहु तो है, लेकिन जब यह त्रिभुज ही नहीं बन रहा है तो यह विषमबाहु त्रिभुज कैसे हो जाएगा? सबसे पहले विषमबाहु बनने से पहले से त्रिभुज बनना होगा ना, तो जब यह त्रिभुज ही नहीं बन रहा है तो यह विषमबाहु कैसे बन जाएगा? यानी ये समकोण भी नहीं हुआ और ये विषमबाहु भी नहीं हुआ। इसकी माप बहुत छोटी है, ऐसी कोई बात नहीं है 3, 4, 7 ये बहुत बड़ी माप है, माप इसकी छोटी नहीं कह सकती। यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह जो है त्रिभुज ही संभव नहीं है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, 9वें प्रश्न पर। 9वां क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तार्किक क्षमता का विकास करना है। इस कथन से आप क्या समझती हैं? गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तार्किक क्षमता का विकास करना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चा रटना सीखता है। अब गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये थोड़ी ना है कि बच्चा रटना सीखता है। तार्किक क्षमता और रटना एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये कह रहा है ना कि उसका मुख्य उद्देश्य तार्किक क्षमता का विकास करना, तो तार्किक क्षमता और रटना ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तर्क करने का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रश्न में क्यों और कैसे आए, जब आप क्यों और कैसे को समझ लिए तो यानी आप तर्क करना सीख गए। जबकि रटना क्या होता है, इसमें कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसे बिना सोचे बिना समझे याद कर लें, रट लें, वही हो गया रटना। तो तर्क करना और रटना ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो सबसे पहले तो रटना जहाँ भी आए उस ऑप्शन को तुरंत का तुरंत काट दिया करिए। अब ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चा सोच समझकर निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना सीखता है। अब देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चा क्या करता है, गणित पढ़ने से बच्चे का दिमाग जो है वो गणितीकरण होता है, यानी उसमें तर्क करने की क्षमता बढ़ती है और किसी भी समस्या को देखकर वो घबराता नहीं बल्कि उसके समाधान के लिए यानी उसके पीछे के कारणों को समझता है और सही निर्णय लेकर उसे हल करना सीखता है। तो सोच समझ कर निर्णय लेता है और समस्या का समाधान बहुत ही आसान तरीके से करता है। सबसे पहले उसके कारणों को समझता है और फिर सही निर्णय लेकर उसे हल करता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आगे ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि बच्चा जल्दी जल्दी बोल सकता है। अब बच्चा जल्दी जल्दी बोल सकता है, यहाँ तेज बोलने का संबंध जो है वो भाषा के प्रवाह से होता है कि आप किस भाषा को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, उस हिसाब से आप जल्दी बोलें या धीरे बोलें। तो तेज बोलने का संबंध जो है वो भाषा के प्रवाह से होता है। अब आगे कह रहा है ऑप्शन डी कि बच्चा केवल नौकरी के लिए तैयार होता है।
अब शिक्षा का उद्देश्य तो अब मान लीजिए जैसे लोग पढ़ाई करते हैं तो नौकरी के लिए तो करते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए करें, यहाँ जो केवल शब्द जुड़ा है तो केवल आजीविका कमाना नहीं होता। गणित का जो या शिक्षा का उद्देश्य जो है वो केवल आजीविका कमाना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि मानसिक क्षमताओं को विकसित करना। शिक्षा का उद्देश्य मानसिक क्षमताओं को विकसित करना होता है और जीवन में आपके जितनी भी चुनौतियां आती हैं उन्हें स्वीकार करना, समझना और उसे हल करना। यानी अगर आप जैसे आप शिक्षित हैं, अगर आप एक शिक्षित नागरिक हैं तो आपके पास कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कोई भी चुनौती आ जाए तो आप लोग उसका सामना बहुत ही समझदारी तरीके से कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि बच्चा सोच समझ कर निर्णय लेता है और समस्या का समाधान करना सीखता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए वृत्त की त्रिज्या हमें दिया हुआ है प्रश्न में 7 सेंटीमीटर, हमसे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग वृत्त की परिधि, यानी यहाँ से देखिएगा कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है क्या? 2πr। ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अब यहाँ से 2 गुणा, यहाँ देखिए प्रश्न में पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7, तो पाई के स्थान पर रख देंगे 22/7 गुणे r। r क्या है? r हमारी त्रिज्या है, रेडियस, और प्रश्न में हमें त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो r की जगह हम लोग 7 रख देंगे। अब यहाँ से देखिए 7 से 7 कट गया, 22 दूना कितना बचा? 44 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की परिधि हमारे पास कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए प्रश्न में कह रहा है ना कि और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है πr²। तो पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7 गुणे r² का मतलब होता है r गुणा r। तो r की वैल्यू हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, यानी r गुणा r करेंगे, यानी 7 गुणा 7, तो एक 7 से एक 7 कट गया, बचा कितना? 22 गुणा 7 करेंगे तो 7 दूना के 14, 7 दूना 14, 1 15। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट होती है स्क्वायर। तो हमारे पास वृत्त की परिधि निकल कर आ गई 44 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन में, यहाँ परिधि देखिए ऑप्शन बी में दिया है परिधि 44 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वें प्रश्न पर 11 कह रहा है कि यदि 2 संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो दोनों कोणों का मान क्या होगा? 2 संपूरक कोणों का अनुपात। अब सबसे पहले आप लोग संपूरक कोण बताइए, संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि संपूरक कोण किन्हीं 2 कोणों का योग जब 180 अंश हो, जब किन्हीं 2 कोणों का योग 180 अंश हो तो वो हमारा संपूरक कोण होता है। अब यहाँ देखिए संपूरक कोणों का अनुपात दिया है 2:3, तो अनुपात जो है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। एग्जैक्ट वैल्यू मानने के लिए हम संख्या के साथ यक्स लगाकर मानते हैं। तो हमने मान लिया कि वो जो दोनों कोण हैं वो कौन कौन से हैं? एक है 2x और दूसरा है 3x। यहाँ अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो अनुपात हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। एग्जैक्ट वैल्यू मानने के लिए हम यक्स के साथ उस संख्या को मानते हैं। तो हमने मान लिया कि कोण जो है वो एक 2x है और दूसरा 3x है। अब संपूरक कोण जो है वो दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी किन्हीं भी 2 कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमारे पास 2 कोण हैं, यानी 2x प्लस 3x, तो दोनों कोण का योग जो है वो 180 अंश होता है। ये संपूरक कोण कहता है। तो 2 3 कितना हो गया? ये हो गया 5x बराबर 180,
तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 180/5। अब यहाँ से 5 तिया के 15, 3 बचा, 5 छके 30, यानी यक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 36 अंश। अब कोण हमारे पास कितने हैं, एक कोण है 2x और दूसरा कोण है 3x। तो 2 गुणा, अब यक्स की वैल्यू हम कितना रख देंगे 36, यक्स की वैल्यू हमारे पास 36 निकल कर आई है। तो यक्स की वैल्यू जब 36 रख देंगे तो 36 दूना कितना हो गया 72 अंश। अब 3 गुणा यक्स की वैल्यू आई है 36, तो यक्स के स्थान पर 36 रख देंगे। अब यहाँ से देखिए 3 छक्के 18, 3 तिया 9, 1 10, यानी वो दोनों कोण हमारे पास कितने आ गए, एक आ गया 72 अंश और दूसरा आ गया 108 अंश। तो 72 और 108 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12वें प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आयत का परिमाप, यहाँ से देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर ये फॉर्मूला होता है कि 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ देखिए प्रश्न में आयत का परिमाप हमें दिया है 48 सेंटीमीटर, यानी आयत का परिमाप हमें 48 सेंटीमीटर दिया है, बराबर 2 हो गया। अब यहाँ से इसकी लंबाई देखिए हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लंबाई के स्थान पर 14 रख लेंगे और प्लस बी यानी चौड़ाई हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए ये 48 हो गया बराबर, अब 2 का गुणा 14 प्लस b के साथ होगा, यानी 2 का गुणा 14 के साथ भी होगा और 2 का गुणा b के साथ भी होगा। तो जब 2 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 दूना के 28 हो जाएगा और प्लस b के साथ करेंगे तो 2b हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 48 और इस 28 का हम लोग पक्षांतर कर लेंगे तो ये -28 हो जाएगा। जब ये 28 प्लस में था, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये -28 हो जाएगा, बराबर 2b है, तो बराबर 2b वैसे लिख देंगे। अब यहाँ से 48 में से जब हम लोग 28 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 20 बचेगा, 20 बराबर हो गया 2b। अब यहाँ से देखिए 20 और इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो बटा 2 हो जाएगा बराबर b। ये 2 जो है b के साथ गुणे में है, इसका पक्षांतर 20 की तरफ करेंगे तो ये गुणा का पक्षांतर भाग हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए b बराबर कितना आ गया, यहाँ से 2 एकन्नम 2 यानी 10 आ गया। तो हमारे पास b कितना आ गया, यानी चौड़ाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब आगे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें प्रश्न में दिया है 14 सेंटीमीटर, तो लंबाई 14 रख लेंगे और चौड़ाई अभी अभी हम लोग निकाले हैं कितना 10 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई के स्थान पर 10 रख लेंगे। तो यहाँ से देखिए 14 गुणा 10 जब करेंगे तो कितना आएगा 140 और क्षेत्रफल पूछा है यानी ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13वें प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। अब चलिए ऑप्शन ए से देखते हैं, जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गणित की अपनी कोई भाषा नहीं होती। क्यों भाई, गणित की अपनी भाषा होती है, गणित की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है, जिसमें क्या, जिसमें संकेत, चिन्ह, सूत्र आदि सब कुछ शामिल होते हैं। जैसे ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। अभी मैं आपको कह दूं कि आप 3 और 4 का योग करिए तो योग का मतलब प्लस हुआ, तो ये तो गणित की एक भाषा ही हुई ना। तो गणित की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है जिसमें ये संकेत, चिन्ह, सूत्र आदि सब चीजें शामिल होती हैं। तो ये तो गलत हुआ कि गणित की कोई अपनी भाषा नहीं होती, गणित की अपनी भाषा होती है। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि गणितीय अवधारणाएं मूर्त होती हैं।
अब गणितीय अवधारणाएं मूर्त नहीं होती, गणितीय अवधारणाएं जो है वो अमूर्त होती हैं। वो कैसी होती हैं? अमूर्त होती हैं। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। अब यहाँ मैं आपको एक हिंट लिख दे रही हूँ, ये हिंट आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए, ये हो गया अवधारणाएं। अवधारणाएं जितनी भी होती हैं वो तथ्यपूर्ण होती हैं, यानी फैक्ट होती हैं। अवधारणाएं जितनी भी होती हैं वो फैक्ट होती हैं, और जो चीज़ें फैक्ट होती हैं यानी तथ्य वाली होती हैं वो हमेशा स्मृति केंद्रित होती हैं। कैसी होती हैं? स्मृति केंद्रित, यानी लर्निंग सेंटर्ड होती हैं। जो अवधारणाएं होती हैं वो तथ्यपूर्ण होती हैं यानी फैक्ट होती हैं, और जो चीज़ें फैक्ट होती हैं वो क्या होती हैं? लर्निंग सेंटर्ड होती हैं, यानी याद करने वाली होती हैं, स्मृति केंद्रित होती हैं। और जितनी भी चीज़ें याद करने वाली होंगी, स्मृति केंद्रित होंगी, वो अमूर्त होती हैं। और अमूर्त चीज़ें क्या होती हैं? निगमनात्मक होती हैं, निगमनात्मक होती हैं। जैसे नियम आप लोग कोई है उसको आप लोग याद कर लिए और बाद में उसको आप उदाहरण करके या उसको प्रूफ करके उसकी व्याख्या करते हैं। तो अवधारणाएं जितनी भी होती हैं वो अमूर्त होती हैं। जैसे कोई फॉर्मूला हो गया तो वो फॉर्मूला फैक्ट होता है, उसको जैसे फॉर्मूला है तो आप लोग फॉर्मूला क्या करते हैं? याद कर लेते हैं, स्मृति केंद्रित यानी याद कर लेते हैं। अब वो चीज़ें तो अमूर्त है, जब तक आप लोग उस फॉर्मूले की व्याख्या नहीं करेंगे, उसको प्रूफ नहीं करेंगे, तब तक वो मूर्त नहीं होंगी। और नियम यानी जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं, बाद में उसको व्याख्या करते हैं या जो भी समझाते हैं तो बाद में व्याख्या करते हैं। तो गणितीय अवधारणाएं कैसी होती हैं? अमूर्त होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन सी कह रहा है कि गणित एक अमूर्त विज्ञान है। देखिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। गणित की अवधारणाएं कैसी होती हैं? अमूर्त होती हैं, यानी जो भी फैक्ट होता है हम लोग उसको याद कर लेते हैं, और जब उस फैक्ट की विस्तृत व्याख्या करते हैं यानी जब उसको प्रूफ करते हैं तो वो हमारी मूर्त अवधारणाएं हो जाती हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ऑप्शन डी क्या कह रहा है? कह रहा है कि गणित में तार्किक सोच की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ देखिए, जब गणित में आप तर्क ही नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे? यानी गणित में तर्क के बिना गणित की कल्पना करना ही असंभव है, यानी कल्पना ही नहीं की जा सकती। हर समस्या का समाधान जो है वो तर्क पर आधारित होता है। तो ऑप्शन डी भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। 14 प्रश्न कह रहा है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित की प्रकृति जो है वो अलंकारिक होती है या कठिन होती है कि तार्किक होती है या सामान्य होती है? अब यहाँ से देखिए, गणित की प्रकृति अलंकारिक, यानी गणित की प्रकृति ऐसी थोड़ी ना होती है कि उसको बहुत सजा बजा कर या गणित के वर्णों को बहुत ही सजाना या संवारना है। तो गणित की प्रकृति अलंकारिक नहीं होती। यह जो है अलंकार अलंकार ये सब सजाने उजाने वाला काम ये हिंदी उंदी विषय में होता है। तो गणित की प्रकृति जो है वो अलंकारिक नहीं होती है। कठिन और सामान्य, ये दो ऑप्शन देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि कठिन और सामान्य, यानी गणित विषय कठिन है या फिर सरल है, यह व्यक्ति परक होता है। यानी किसी किसी के लिए गणित जो है वो बहुत कठिन होता है और किसी किसी के लिए गणित जो है वो बहुत आसान होता है। तो गणित विषय को कठिन कहना या आसान कहना यह जो है उसकी प्रकृति को नहीं दर्शाता है। कठिन और आसान ये तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति को गणित अगर आ रहा है तो उसके लिए वो बहुत ही आसान है, और अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए वो बहुत ही कठिन है। गणित की प्रकृति जो है वो तार्किक होती है। मैंने आपको बताया ना कि तर्क के बिना गणित की कल्पना करना ही मतलब असंभव वाली बात है। अगर तर्क नहीं तो गणित नहीं, गणित है तो तर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। तो गणित की प्रकृति हमारी कैसी होती है? वो तार्किक होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर। अब 15 देखिए, ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है? अब सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा कि जिसकी
तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो। जैसे ये अगर हम लोग कोई त्रिभुज बना दें, एक सेकेंड, अगर हम लोग ये कोई त्रिभुज बना दें और इसकी ये दोनों तीनों यानी ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई, तो वही हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। अब कोण का नियम क्या कहता है कि समान भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज में ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके सामने का कोण यानी इस भुजा के सामने का कोण और ये इस भुजा के सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण, यानी तीनों भुजाओं के सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। जैसे अगर हम लोग ये यक्ष अंश मान लें तो ये भी यक्ष होगा और ये भी यक्ष होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण का नियम क्या कहता है कि जब भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। यानी तीनों भुजाएं, अगर ये इन तीनों भुजाओं की लंबाई ए मीटर है तो तीनों कोण हमारा यक्स डिग्री का होगा। तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर। अब प्रश्न कह रहा है कि कोण का मान कितना होगा। तो हमने मान लिया कि वह कोण यक्स है, हमने मान लिया कि कोण हमारा यक्स है। अब एक कोण यक्स है तो यानी ये तीनों कोण भी यक्स होंगे, तो यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स। अब आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 1, 2 और 3 यक्स जोड़ेंगे तो 3 यक्स हो जाएगा बराबर 180 अंश। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180/3। इस 3 का हम लोग पक्षांतर कर दिए हैं तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 3 छके 18, यानी यक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया, 60 अंश। तो ये तीनों कोण 60 डिग्री के हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए अगर ये कोण 60 का हुआ, ये 60 का हुआ और ये 60 का हुआ तो 6 त्रिके 18, यानी तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश। तो ये हमारा प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। तो 60 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बेटा आज हम लोग 15 प्रश्न को हल किए हैं। 15 में से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हुए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे, आज हमारी पहली क्लास थी तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे पूरा वीडियो देख चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।